नमस्कार, वंदे मातरम। एम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेल चैप्टर, हमने 4 लेक्चर देख लिए थे और हमने यूकैरियोट की शुरुआत कर दी थी। आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 5, जिसको हम यूकैरियोट को और आगे कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हमने थोड़ा सा उसकी सेल मेम्ब्रेन, अब देखो हमने करा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में एक जैसी होती है। तो हमने क्या करा था पिछली क्लास में, एक साथ ही उन दोनों को पढ़ लिया था। और मोस्टली जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की। कुछ कार्बोहाइड्रेट रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, ठीक है। लिपिड में भी कौन से लिपिड? फोस्फोलिपिड। और वो कैसे? बायलेयर होते हैं, ठीक है। पोलर हेड बाहर की तरफ और नॉन पोलर टेल अंदर की तरफ। पोलर हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। और टेल कैसे होती है? हाइड्रोफोबिक। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा सेल वॉल भी देख ली थी कि अलग अलग सेल वॉल किस किस की बनी होती है। एल्गी में चिटिन की बनी होती है, ऐसे प्लांट्स का भी देख लिया था, एल्गी का देखा था, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज हम अब ऑर्गेनेल्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कि भाई ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। अब क्या होता है कि जो यूकैरियोट्स होता है उनमें 4 जो ऑर्गेनेल्स हैं, वो मैंने तुम्हें 6 बताए थे ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, पर उनमें से मैंने तुम्हें 4 बता रहा हूँ। ऐसे 4 ऑर्गेनेल जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे का फंक्शन करते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, फिर वो गोल्गी अपार्चस के पास आएगा, ठीक है। तो वहां पे होगा मोडिफिकेशन का काम। फिर गोल्गी अपार्चस ही लाइसोसोम कौन बनाता है? कहा था ना कि सुसाइडल बैग होता है, पर बनाने वाला गोल्गी अपार्चस ही होता है। तो ये भी उससे कनेक्टेड है। स्टोर वैक्यूल में जाएगा। तो ये 4 जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो सभी कोऑर्डिनेटेड, पर ये 4 बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है। इस तरीके से देखो, जो शरीर है अपना, ठीक है। अब इसे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या सर्कुलर ट्रैक्ट है, कोऑर्डिनेटेड नहीं है? हाँ, कोऑर्डिनेटेड है। पर अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अपन बात करें तो अपनी इंटेस्टाइन, अपना स्टोमक और अपनी चीजें ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हैं, ठीक है। तो उस तरीके से देखा जाए तो एक सिस्टम के ऑर्गन्स आपस में ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होते हैं, पर दूसरे सिस्टम से थोड़ा, है ना। तो उसी प्रकार है तो सभी ऑर्गन्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पर जो मेन जो 4 हम पढ़ रहे हैं ये अलग ही सिस्टम बना लेते हैं, अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेटेड करते हैं। किस प्रकार? जैसे हमने एग्जांपल लिया एलिमेंट्री कैनाल का, जहां माउथ से लेके एनस तक क्या होता है? सारे ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, एक ही सिस्टम है पूरा। उसी प्रकार से ये चारों जो ऑर्गेनल हैं आपस में काम करेंगे। इसी ऑर्गेनल सिस्टम को क्या कहा हमने? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहा? तो इसमें हमने 4 बताए मैंने आपको, कौन कौन से। सबसे पहले आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वहां से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर लाइसोसोम और फिर आएगा वैक्यूल। तो हम ये 4 जो ऑर्गेनल हैं इन चारों को मिलाकर एंड्रो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ने वाले। अभी बताओ कि पहला आया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती? इसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की भी खुद की मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर उससे आगे बढ़े लाइसोसोम की भी खुद की मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की भी खुद की मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ तक कि हमने उसका नाम भी पढ़ा था। क्या नाम पढ़ा था? टोनोप्लास्ट। क्योंकि हमने ये बात करी कि चारों की खुद की मेम्ब्रेन होती है, इसलिए कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अंदर की मेम्ब्रेन का सिस्टम है अलग। तो 4 मिलकर कौन कौन से बताए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्योंकि यही बताया था कि इसमें 2 तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक आर ई आर, आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर एक होता है एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या दोनों मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। अब उनमें से रफ वाले, जिस रफ वाले मतलब इनमें राइबोसोम अटैच हो जाएंगे। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो आर ई आर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाने लग जाएगा। अब जब प्रोटीन बनाने लग जाएगा, ठीक है, तो उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मॉडिफिकेशन कौन करेगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स करेगा। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स आगे चलकर लाइसोसोम भी बना देता है, ठीक है। फिर लाइसोसोम के वैक्यूल की, तो हम चारों मिलकर जो सिस्टम कहलाता है वो कहलाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो एक साथ करते हैं, एक तरह से करते हैं। वैसे तो सारे ऑर्गेनल एक साथ ही काम कर रहे होते हैं, पर ये ज्यादा टेस्ट हो जाते हैं। किस तरीके से? देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। उनके फंक्शन आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो हमने यहां तक बात कर ली, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। अभी आप देख रहे होंगे ये नेटवर्क दिख रहा है आपको, ये नेटवर्क
ये नेटवर्क दिख रहा है आपको, एक अलग सा नेटवर्क दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे ये नेटवर्क, नेटवर्क मतलब जाल टाइप का। रेटिकुलम मतलब होता है जाल या नेटवर्क, रेटिकुलम को ही नेटवर्क कहते हैं या कहते हैं जाल। तो प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क, भाई किसी नेटवर्क में ये प्रेजेंस है, कैसा नेटवर्क, ये किसका, किसका जाल, नेटवर्क मतलब तो जाल, जाल प्रेजेंट होना पर किसका जाल, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुल मतलब होता है ट्यूब्यूल, इसमें ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हो, तो दिख रहे हैं ये ट्यूब ही तो है, ये अंदर अंदर ट्यूब ही तो है। तो टिनी छोटे, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क, ठीक है, स्कैटर्ड एस, कैसे, ईआर के रूप में कहा जाता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, उसे ही क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है। यही क्या होता है, जो टिनी ट्यूब होते हैं, जो इसे बताया मैंने टी, अब ऐसे तो उसको जूम करेंगे तो ऐसा दिखेगा ट्यूब, ट्यूब ऐसे ही तो होता है होलो अंदर से, तो टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे ट्यूब के स्ट्रक्चरों का जाल, नेटवर्क यानी रेटिकुलम, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा में, और रेटिकुलम नेटवर्क, तो प्लाज्मा के अंदर जो नेटवर्क पाया जाता है उसे ही हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होता है कि जो ईआर है, जो एंडोप्लाज्मिक, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो जो ईआर है डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, मतलब जैसे ये हो गया सेल, ठीक है, अब ये सारा क्या है, जिसको हम कहते हैं मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो है क्या, इसको दूसरा नाम क्या है, यही है ना, इंट्रासेलुलर स्पेस, मतलब सेल के अंदर का स्पेस, तो ये जो सेल है, जो इंटरनल स्पेस है, जो ये वाला, मतलब ये जो स्पेस है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं या इंट्रासेलुलर स्पेस है, तो यहाँ पर जैसे ये ईआर आ गया, मानो ये ईआर आ गया, ठीक है, अब ईआर की खुद की मेम्ब्रेन होती है, खुद की मेम्ब्रेन होती है, तो ईआर ने क्या किया, एक अंदर के पार्ट को अलग डिवाइड कर दिया और बाहर का पार्ट अलग हो गया। ऐसे ही पता है हर ऑर्गेनल करेगा, जिसके पास मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि अंदर का पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा और बाहर का बाकी साइटोप्लाज्म है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ईआर भी अलग साइटोप्लाज्म में आया, समझ रहे हो, और ईआर के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग टाइप के में, मतलब दो में बांटते हैं, हर ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांट देगा। ईआर जैसे बांट रहा है, एक खुद का एरिया और एक बाहर का एरिया, तो बाहर के एरिया में ही माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया। पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, वो कहेगा कि एक जो अंदर का एरिया वो मेरा, बाकी सब बाहर का, तो बाहर में ईआर भी आ गया, तो एक सब ऑर्गेनल हर एरिया को मतलब दो दो में बांट देते हैं, ठीक है। तो ईआर क्या अपन नाम क्या लेते हैं कि इंट्रासेलुलर स्पेस, जो कोशिका के अंदर जो स्पेस है उसको दो कंपार्टमेंट में बांट देगा। अब कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं, अगर वो ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है तो उसे कहेंगे ल्यूमिनल स्पेस, है ना, ल्यूमिनल स्पेस। ऐसे अभी टर्म्स देखना, ऐसे हम थोड़ी देर बाद अभी एक और सिस्टम पढ़ेंगे, अभी कल पढ़ेंगे ऑर्गेनल, तो उसके अंदर स्ट्रोमा कहते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे ना, तो अंदर के पार्ट को ल्यूमन ना कहकर स्ट्रोमा कहते हैं, और फिर स्ट्रोमा में एक चीज और पाई जाती है, उसके अंदर के पार्ट को ल्यूमन कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये भी ल्यूमन है वो भी, भाई इन्होंने नाम रख दिए, तो इसे कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है, ल्यूमिनल मतलब ल्यूमेन कहेंगे। और जो आउटसाइड ये ईआर है, मतलब जो ईआर के बाद, जैसे ये सेल है और ये ईआर है, ये छोटा सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ईआर है, तो ये अंदर का पार्ट क्या कहलाएगा, इनसाइड ईयर मतलब ल्यूमिनल पार्ट, क्या है, ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब होता है एक होल टाइप का, तो ल्यूमिनल पार्ट, ल्यूमिनल स्पेस, और आउटसाइड ईआर का है मतलब ईआर के बाहर जो भी स्पेस बच गया तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म, क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है क्या, साइटोप्लाज्म है। अब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाएगा, इसके लिए जितने भी ऑर्गेनल है न्यूक्लियस तक इसके लिए उसमें आएगा, समझ रहे हो, ये अलग नहीं मानेगा, क्या मानेगा, इसमें दो ही स्पेस, दो ही, इसके हिसाब से दो ही होंगे पार्ट, क्या क्या, ल्यूमिनल होगा या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल वो जो इसने अंदर कैद कर लिया है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वो जो इसने बाहर अपने रख रखा है, या जैसे हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है। तो उसके लिए न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया सब किस में आएगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो क्वेश्चन अगर आए कि ईआर के अकॉर्डिंग बताओ न्यूक्लियस कहाँ आएगा, तो कहाँ आएगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में, ल्यूमिनल में नहीं आएगा। और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो अलग अलग अपन नाम पढ़ेंगे अलग अलग के लिए, स्ट्रोमा, तो वहां के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अब हमने पढ़े थे ईआर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से हैं, ये तो हमने बात कर ली कि जो ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, क्या होता है, टिनी ट्यूब, छोटे छोटे ट्यूब का नेटवर्क यानी जाल होता है, ठीक है। पर हमने ये भी बात करी अभी कि थोड़ा पीछे चला गया,
हाँ, तो ईआर छोटे छोटे ट्यूब का एक नेटवर्क यानी जाल होता है, और ये ईआर क्या करता है, डिवाइड कर देता है पूरे मतलब जहां पे ये प्रेजेंट होगा तो उसी साइटोप्लाज्म को ये डिवाइड कर देता है। तो जो उसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज आ जाती है उसे तो ये कह देता है ल्यूमिनल स्पेस में आ गई, और जो बाहर है, जो उसकी खुद की मेम्ब्रेन के बाहर पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसे ये साइटोप्लाज्म भी कहता है, या कह ले एक्स्ट्रा न्यूमिनल। तो ये पूरे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ल्यूमिनल में और एक्स्ट्रा न्यूमिनल में। तो यहां तक सबको समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमने बोला था कि दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आर ई आर और एक होता है एस ई आर। आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ हुआ किस प्रकार से, कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम चिपक गया। कैसे? ये राइबोसोम चिपक गए, तो राइबोसोम चिपकने की वजह से ही रफ हो गया है, तो इसे ही क्या कहा गया, रफ। और एक ट्रिक कह सकते हैं, देखो वैसे तो आर का मतलब यहाँ पे रफ है, पर आर का मतलब क्या समझ सकते हो, राइबोसोम भी समझ सकते हो। तो आप अगर राइबोसोम समझ लोगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। भूल जाते लोग, सो लोग सोचते हैं कि भाई राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है तो चिकना हो जाएगा, तो स्मूथ पे टिक करके आ जाते हैं। नहीं, ये कौन सा होगा, रफ। आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे। देखो ऐसे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये देखो राइबोसोम चिपके हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं दिस ईआर, जो मैंने बता दिया, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बियर करेगा अपने आउटर सरफेस पे, अपनी जो बाहर परत उस पर क्या होंगे, राइबोसोम अटैच होंगे। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर क्या होगा, राइबोसोम अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, दे आर कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये कह रहा है किसके लिए, इसके लिए क्या होता है, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका। अब इसको जूम कर लो, ठीक है। अब यही न्यूक्लियस है, देखो यही न्यूक्लियस है, मानो यही न्यूक्लियस है अपना, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, सेल अपन ने पूरा, ये पूरा बोर्ड मान लो ये न्यूक्लियस है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऐसे अटैच होंगे यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम ध्यान मत देना, पर ऐसे अटैच होंगे। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसी से कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दे आर कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। इसी जो जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसी से कंटिन्यू करेंगे, है ना, अलग से अटैच नहीं होंगे। क्या मतलब हुआ, ये नाभिकीय झिल्ली से जुड़े होते हैं, जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी से कंटिन्यू उसी से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन को बनाना, ठीक है। तो इनका मेन जो काम होगा वो क्या होगा, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का बनाएंगे और क्या करेंगे, अब बनाएंगे तो अकेला बना के तो रख नहीं लेंगे अपने पास, इकट्ठा थोड़ी करेंगे, सीक्रेट तो करना ही पड़ेगा, रिलीज तो करना ही पड़ेगा ना। तो प्रोटीन को बनाएंगे, सिंथेसिस करेंगे और सीक्रेट भी कर देंगे। तो हमने क्या पढ़ा, आर ई आर के बारे में पढ़ा, इसकी फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आर से आप राइबोसोम भी याद कर सकते हो। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा क्यों जा रहा है, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन मतलब उसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम अटैच हो चुके हैं, और राइबोसोम का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। अभी बना के उसको पास में भी नहीं रखेंगे तो रिलीज तो करना ही पड़ेगा। तो प्रोटीन का सिंथेसिस तो कर ही रहे हैं, साथ में उसका सीक्रेशन भी कर रहे हैं। अभी होते कहाँ है, जो हमारे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसी की से अटैच होते हैं और कंटिन्यूस रहते हैं, ठीक है। तो हमने कर लिया आर ई आर की बात। अब दूसरा होता है एस ई आर। अब एस ई आर का मतलब ही क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहते क्यों है इसको, क्योंकि इस पे किसी भी तरह का राइबोसोम अटैच ही नहीं होता। तो ये रफ कैसे दिखेगा, ये क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस पे किसी भी प्रकार का राइबोसोम अटैच नहीं होगा। तो मतलब ये तो पता लग गया कि भाई ये प्रोटीन का सिंथेसिस तो नहीं करने वाला। तो ये किसका सिंथेसिस करेगा, ये करेगा लिपिड का यानी फैट का। देखो एक चीज से कर सकते फैट, अब एग्जाम देखो, फैट मतलब तेल नहीं होता, पर थोड़ा सा सुन लो। फैट मतलब अभी तेल समझो ना, फैट होता है अपने चर्बी आ जाती है, तेल तेल सा ऑयली पदार्थ। ऑयल कैसा होता है, चिकना होता है, ठीक है। तो चिकने से क्या रखते हो, स्मूथ। तो स्मूथ क्या करेगा, चिकना। चिकना यानी फैट यानी लिपिड। वैसे आप याद कर सकते हो, वैसे उसकी ट्रिक बताई थी क्या, आर ई आर। तो रफ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आर फॉर राइबोसोम भी हो सकता है। तो राइबोसोम आ जाएंगे तो खुरदरा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। और राइबोसोम तो बनाती प्रोटीन है, तो उसमें तो कोई डाउट आएगा नहीं। स्मूथ क्या बनाएंगे, तो स्मूथ हो क्यों रहा है, क्योंकि ऑयली कुछ आ चुका है। ऑयली क्या होता है, तेल होता है, फैट होता है। तो फैट और लिपिड का सिंथेसिस करेगा, कौन करेगा,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल दिया एनिमल सेल्स के अंदर, जो जानवर हैं उनके सेल। अब एनिमल सेल्स कौन, एनिमल होते क्या, एनिमल सब है ना, जिसको आप चार पैरधारी एनिमल समझते हो वो गलत है, उनको वो मैमल्स होते हैं, वो होते हैं मैमल्स या एम्फीबिया। ठीक है, या रेप्टाइल। एनिमल मतलब सब, बर्ड्स भी एनिमल्स में आ गए, सारे इंसेक्ट्स भी एनिमल में आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें एनिमल सेल में आ जाती हैं। तो लिपिड्स लाइक स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स, ठीक है, आर सेंसिड इन एसीआर। स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स जो होते हैं, कौन से वाले, जो लिपिड्स की तरह हैं, जो स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं, जो लिपिड्स हैं, वो कौन सिंथेसाइज करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या है, लिपिड को सिंथेसिस करना। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिए दो तरह के, आरईआर और एसईआर। ठीक है, ये अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब हमने बात करी थी कि भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने प्रोटीन बना दिया, लिपिड बना दिया, पर वो अभी काम के है नहीं। ठीक है, वो अभी किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, वो है इमेच्योर। अब जो चीज कोई अगर इमेच्योर होगी तो वो काम कैसे करेगी, तो उसको करना पड़ेगा मैच्योरेशन, तो उसके ऊपर एक लेयर लगानी पड़ेगी। लेयर लगाने का काम है, उसको मैच्योर करने का काम है गोल्गी अपैरेचस का। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात कर लें कि कैमिलो गोल्गी ने 1898 में पहली बार इस स्ट्रक्चर को देखा था। अब ये भी एक रेटिकुलर, एक नेटवर्क के जाल की तरह, तो रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के पास होता है। क्यों होता है न्यूक्लियस के पास, क्योंकि इसका काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन और लिपिड को ले लेना और इसको मैच्योर करना। तो अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर हो जाएगा तो फिर उसकी चीजों को लेगा कैसे, तो जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां होता है, आरईआर होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से कंटिन्यू उसी से जुड़ा होता है, तो उसी के पास जाके ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये डेंसली स्टैंड, बहुत कलर आ गया था इनमें। ठीक है, तो ऐसे रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखे थे कब, 1898 में न्यूक्लियस के पास। अब जो गोल्गी, जी मतलब गोल्गी अपैरेचस कंसिस्ट ऑफ फ्लैट, समतल है ना, डिस्क शेप, डिस्क दिख रही होंगी आपको, डिस्क शेप है ना, डिस्क शेप्ड सैक्स, सैक्स मतलब ये दिख रहे हैं आपको, ये इन्हें सैक कहते हैं, ये डिस्क शेप हो गया ना, डिस्क सैक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। इन्हें क्या कहेंगे, इसके एक इस सैक को क्या कहेंगे, सिस्टर्ने कहेंगे। जो इसका डायमीटर होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर से, जो मैंने ये बनाया, ऐसे नेटवर्क मिलते हैं, है ना, ऐसे नेटवर्क मिलते हैं ये, इन्हें हम एक को क्या कहेंगे, सिस्टरने कहेंगे। अब क्या होता है, जो सिस्टरने होते हैं आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये कैसे हैं, पैरेलल ही तो हैं, ये जुड़े थोड़ी हैं आपस में, पैरेलल होंगे। अभी तो मैंने फिर भी बना दी, ये अगर ऐसे बनाएंगे तो ऐसे पैरेलल में अटैच होंगे। ठीक है, ये देखो पैरेलल हो गए ना, पैरेलल, तो ये पैरेलल होते हैं। तो क्या पढ़ा, गोल्गी अपार्चस को कैमिलो गोल्गी ने देखा था 1898 में। ये भी एक रेटिकुलर नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, डिस्क शेप के होते हैं, और एक सेक को क्या कहते हैं अपन, सिस्टर ने, जिसका डायमीटर हो सकता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक। अब जो सिस्टर ने है वो सब पैरेलल में अटैच होते हैं। तो ये गोल्गी अपार्चस की थोड़ी सी बात हमने करी। अब जो इसका एक सिस्टर ने होता है उसके दो फेसेस होते हैं, कितने होते हैं, दो फेसेस। तो कॉन्वेक्स, ठीक है, या तो हम कह लें कॉन्वेक्स कह लो भाई कि, ठीक है, ये कॉन्वेक्स कह लो, ये कॉन्वेक्स है, इसे ही सिस कहेंगे, इसे ही फॉर्मिंग फेस कहेंगे। ठीक है, अब ये होता है, ये ऐसे अटैच हो गए। ठीक है, तो सिस्टर ने होता है, उसके दो फेसेस होते हैं, यानी देखो ये कॉन्वेक्स हो गया और ये हो गया कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स कह लो, इसको सिस कह लो, या ठीक है, फॉर्मिंग फेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आएगा वो इसी के पास आएगा, और इसको कहते हैं मैच्योर फेस, मतलब परिपक्व। तो यहां से आएगा और यहां से निकल के मैच्योर होके निकलेगा। तो क्या करता है, जो जो कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग फेस है, वो ये है, तो इसी के पास प्रोटीन आ जाता है, फिर वो मैच्योर होता है, और मैच्योर कहां से निकलता है, कॉनकेव फेस से, ट्रांस से कह दो या मैच्योरिंग फेस कह दो। तो इसका नाम भी समझ में आ गया तुम लोगों को। अब जो सिस और ट्रांस फेस हैं दोनों ऑर्गेनल के, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो एक फेस है ना, एक ही सिस्टम के जो दो फेस हैं, एक ये वाला फेस और ये वाला फेस, यहाँ पे अलग एंजाइम हो सकते हैं, यहाँ अलग एंजाइम हो सकते हैं, स्ट्रक्चर भी दोनों का अलग अलग है। ठीक है,
स्ट्रक्चरली ये दोनों अलग अलग डिफरेंट होते हैं, पर क्या है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहां से जो प्रोटीन आ रहा है वो यहीं से तो निकलेगा। तो ये सिस और ट्रांस फेजेस ऑफ ऑर्गेनेल स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट होंगे पर इंटरकनेक्टेड होंगे आपस में, तभी तो काम रहेगा। अब प्रोटीन फ्रॉम ईआर, देखो मैं बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आएगा वो कहाँ एंटर होगा, सिस फेज में, मतलब कॉन्वेक्स वाले में ऐड हो जाएगा जीए के, ठीक है। एंड आर पैक्ड इन द वेसिकल, वेसिकल के फॉर्म में, मतलब ये प्रोटीन है ऐसे आया तो इसको वेसिकल के एक फॉर्म में, मतलब इसकी एक लेयर, एक बाउंड्री बना देंगे, तो वेसिकल के फॉर्म में इसको पैक कर देंगे और कहां से रिलीज करेंगे, रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेस, फिर इसको ट्रांसफेस से अपन रिलीज कर देंगे। मानो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके पास एक प्रोटीन आया और कहा आया, सिस फेस में आया, सिस फेस में वो आ गया, जीए के पैक्ड हुआ एक वेसिकल में और कहां से रिलीज हो गया, ट्रांसफेस से वो रिलीज हो गया, ठीक है। फिर जीए परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। जो जी है, जो गोल्गी अपारचस है, क्या फंक्शन करता है, पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है, टू बी डिलीवर, क्या करता है, पैकेजिंग करता है मेटल की। क्यों करता है, अभी बताया आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आता है तो उसकी पैकेजिंग और मॉडिफायर का काम कौन कर रहा है, गोल्गी अपारचस कर रहा है। कहां डिलीवर करने के लिए, या तो इंट्रासेलुलर टारगेट है सेल के अंदर ही, या सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, या सेल के बाहर। जो जीए है वो क्या कर रहा है, पैकेजिंग का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, या तो आप सेल के अंदर रिलीज करो या सेल के बाहर रिलीज करो, ठीक है। अब जो प्रोटीन्स हैं सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर, है ना, ये जो प्रोटीन है जो सिंथेसाइज कौन कर रहा है, आरईआर करता है। मॉडिफाइड होते हैं कहां पे, सिस फेज ऑफ जी, अभी बताया ना कहां पे आएंगे, आएंगे तो वेसिकल में पैक्ड कहां पे होंगे, सिस फेज में हो जाएंगे। तो मॉडिफिकेशन काम कहां होगा, सिस फेज ऑफ जीए बिफोर बीइंग रिलीज, रिलीज कहां से होंगे, ट्रांस फेज से। तो ट्रांस फेज से रिलीज होने से पहले उनको मॉडिफाइड मतलब पैकेज करा जाएगा। मॉडिफाइड का मतलब क्या है, पैकेजिंग करना। पैकेजिंग मतलब क्या, वेसिकल्स के फॉर्म में उसको बना देना। तो कहां बनेगा, सब सिस फेज में बन जाएगा। तो क्या है, जीए इज अ इंपोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ, देखो प्रोटीन तो अब तक आ ही रहा था, तो क्या करेगा, एक लेयर बनाएगा, तो अब कहेंगे उनको ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो कोई भी प्रोटीन या लिपिड इसके पास जब आएगा सिस फेज में, ठीक है, यहां ध्यान देना कि एक सिस्टर्ने से बने होते हैं बहुत सारे, एक सिस क्या होता है, एक सिस फेज होगा और एक ट्रांस होगा, या कह लें कॉन्वेक्स की कॉनकेव। तो सिस के पास कोई मटेरियल आया, प्रोटीन आया, लिपिड आया, तो क्या करेगा, उसको मॉडिफाइड करेगा। मॉडिफाइड का मतलब क्या करेगा, एक इसके ऊपर लेयर बना देगा। लेयर का मतलब क्या है, वेसिकल के फॉर्म में बना देगा, उसको मैच्योर कर देगा। तो पहले आया था सिर्फ प्रोटीन और लिपिड, अब क्या हो जाएगा, वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा और ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। और फिर कहां से रिलीज हो जाएगा मैच्योर होने के बाद, ट्रांस फेज से। तो आएगा तो सिस फेज के बाद, फिर वहां पे होगा मॉडिफिकेशन होगा वेसिकल के फॉर्म में, और फिर कहां से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, सीक्रेशन काम होगा ट्रांस फेज से, ठीक है। तो ये हमने जीए के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं लाइजोजोम की। भाई लाइजोजोम क्या है, हमने इसके बारे में थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तो हमने जबकि देखा था कि जो लाइजोजोम होता है, हमने पढ़ा था पहले कि वो होता है सुसाइडल बैग, मतलब अगर जब सेल को कोई, मतलब जैसे काम सब उसके खत्म हो जाते हैं, सेल को लगता है कि भाई मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे से काम नहीं होगा, तो वो क्या करता है, जो लाइजोसोम होता है उसको एकदम से वो फट जाता है। तो उसमें एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पूरे सेल में फैल जाएंगे और उसको डाइजेशन कर लेगा। तो ऐसे कौन से एंजाइम होते हैं, उसको बनाता कौन है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो लाइजोसोम्स है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, हमने बता दिया था कि ये इसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर, मतलब वेसिकल के फॉर्म में, से गोल गोल वेसिकल के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। ये देख ही पा रहे होंगे आप, देखो ये तो न्यूक्लियस का डायग्राम है, तो ऐसे होता ही है ना, वेसिकल के फॉर्म में ये भरा रहता है इसके अंदर एंजाइम। तो वेसिकल मतलब स्फेरिकल या गोल मान लो, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग इन गोल्गी अपैरेचर। जो गोल्गी अपैरेचस है सिर्फ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन या लिपिड को सिर्फ मैच्योर नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, ऐसे कुछ एंजाइम्स को ले लेता है और आपस में उनकी पैकेजिंग करके एक वेसिकल बना लेता है, जिसे हम लाइजोसोम कहते हैं, ठीक है। तो लाइजोसोम बनाने का जो काम है वो गोल्गी अपैरेचस में ही हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दीज आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक मतलब सेल को ही डाइजेशन में करने, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाएगा। तो ये जो आइसोलेट मतलब अलग से होते हैं ना, किसी से जुड़े नहीं, अभी बना कौन रहा है, गोल्गी अपारचस, इसलिए इसको इन चार सिस्टम का पार्ट रखा गया।
तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाएंगे जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करने वाले हैं। अब वो एंजाइम हो कौन कौन से सकते हैं? फैट या लिपिड को डाइजेशन अगर कोई कर रहा है तो लाइपेज चाहिए, तो लाइपेजेस होंगे, ठीक है। अब प्रोटीन है सेल के अंदर, तो प्रोटीन का अगर डाइजेशन करना है तो प्रोटीएसेस चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है सेल, तो कार्बोहाइड्रेसेस चाहिए। और न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, तो उसको डाइजेशन करने के लिए न्यूक्लियस चाहिए। तो ये अपन मोस्टली जो 4 एंजाइम्स होते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं, जो कहाँ पे होता है? लाइसोसोम के अंदर। अब लाइसोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर है ना, वेसिकुलर मतलब एक वेसिकल के फॉर्म में रहता है जो सेल में घूमता रहता है, और सेल को जब लगता है कि भाई अब नहीं हो रहा काम तो वो फट जाता है। इसे कहते हैं सुसाइडल बैग, खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय कर लेगा। क्योंकि क्या कहलाएगा? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे खुद के सेल को खाने लग जाएगा। क्यों खाने लग जाएगा? क्योंकि इसके पास जो एंजाइम है वो ऐसा ही काम करते हैं। इसके पास है लाइपेसेस जो लाइपेस को डाइजेशन कर लेगा, प्रोटीएसेस हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेसेस है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेंगे, न्यूक्लियसेस हैं जो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट कर लेंगे। अब ये जितने भी एंजाइम है कब ऑप्टिमली एक्टिव रहेंगे? एसिडिक पीएच पे ही होंगे। जब एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिक पीएच आएगा, क्या होता है देखो 0.7 तक, ठीक है, और फिर उसके 14 तक, तो 7 से नीचे सब एसिडिक कहलाते हैं। तो कह रहे हैं एसिडिक पीएच मतलब ये पीएच है 0.7, फिर 7 से 14, तो 7 से 14 हो जाता है बेसिक, ठीक है, ये बेसिक होता है और ये एसिडिक होता है। तो इसी पीएच पे मतलब 7 से नीचे ही ये क्या काम करेगा? ये वाले एंजाइम्स काम करेंगे। और अभी बता दिया ये किसके केपेबल होते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन के। मतलब इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही, सेल के बाहर कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, सेल के अंदर। तो क्या पढ़ा लाइसोसोम के बारे में? लाइसोसोम बनाने का काम कौन करेगा? गोल्गी अपारेचस ही करता है, वही इसकी पैकेजिंग करता है वेसिकल के फॉर्म में, और ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको पैकेज करके गोल्गी अपारेचस रिलीज कर देता है, उसे ही हम कहते हैं लाइसोसोम। इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर देते हैं, सेल के अंदर का ही डाइजेशन कर देते हैं। और हमने एंजाइम भी पढ़ लिए कौन कौन से? लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस और न्यूक्लियसेस। लिपिड्स और फैट को डाइजेस्ट करना है तो लाइपेसेस होगा, प्रोटीन को करना है तो प्रोटीएसेस होगा, कार्बोहाइड्रेट्स को करना है तो कार्बोहाइड्रेसेस होगा, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करना है तो न्यूक्लियसेस होगा। तो इसके पास हर तरह के एंजाइम्स हैं जो पूरे सेल को खत्म डाइजेस्ट करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ ले हम वैक्यूल। तो वैक्यूल भी ऐसे ही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ी हमने, उसमें 4 ऑर्गेनेल साथ मिलकर काम करते हैं। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपारेचस, लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम को बनाने वाला काम भी कौन करता है? गोल्गी अपारेचस करता है। ऐसे हम चौथा पढ़ रहे हैं वैक्यूल, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड एक जगह है, खाली स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में मिलती है। अब इसकी मेम्ब्रेन बहुत खास इसलिए होती है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब वैक्यूल में क्या क्या हो सकता है? खाली स्पेस है तो उसके अंदर वाटर भी रख सकते हैं, सेप भी रख सकते हैं, प्लांट में होता है सेप तो उसको भी रखा जा सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बेकार प्रोडक्ट जो हमें बाहर रिलीज करने हैं सेल से उसको भी रख सकते हैं। ये ऐसे मटेरियल जो सेल के लिए काम के नहीं है। इनके अलावा एक्सक्रीटरी क्या होता है? कि खुद बनाए हैं सेल ने ना, वेस्ट बनाने से सेल ने रेस्पिरेशन कर लिया, CO2 रिलीज हुई तो CO2 को इकट्ठा करके बाहर निकालना है, तो वो हो गया। और ऐसे कोई मटेरियल जो सेल को काम के नहीं है तो वो भी उसको रख सकता है, ठीक है। अब जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जो वैक्यूल्स हो सकते हैं ना, वो 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब जो सेल है उसका जो 90% वॉल्यूम है ना प्लांट में, किसी किसी प्लांट की सेल में, वो वैक्यूल भर सकता है। और बाकी जो 10% है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सब बाकी 90% किसने भर लिया? वैक्यूल्स ने। तो इतना देखा गया है ना। तो ये क्या है? हमने पढ़ा वैक्यूल के बारे में, ठीक है। तो ये वैक्यूल भी इधर ही चारों में आता है क्योंकि स्टोरेज का काम करता है, तो चारों से कनेक्टेड भी अच्छी अच्छी तरीके से। तो हमने क्या पढ़े आज? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़े, जिसमें कितने ऑर्गेनेल आते हैं? 4 ऑर्गेनेल आते हैं, चारों की खुद की मेम्ब्रेन होती है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसमें पाया जाएगा? सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, और ये चारों आपस में लिंक्ड है। इसके अलावा हमने 2 ऑर्गेनेल और पढ़े थे, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था और माइक्रोबॉडी पढ़ी थी। अब जब 6 ऑर्गेनेल पढ़े थे ना अपन ने मेम्ब्रेन बाउंड, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेशन में नहीं रखता, डायरेक्ट कोऑर्डिनेटेड नहीं करता, तो उसको अलग रखते हैं। ऐसे ही माइक्रोबॉडी को भी अलग से पढ़ेंगे। पर अभी ये चारों आपस में जुड़े हुए एक साथ कोऑर्डिनेटेड होकर काम करते हैं,
इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो सबसे पहले पढ़ा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद मटेरियल आएगा गोल्गी अपैरेजस में जो उसको मॉडिफाइड कर देगा। गोल्गी अपैरेजस ही लाइसोसोम बनाने का काम करता है, और उसके बाद आया वैक्यूल। तो ये चारों मिलकर एक अच्छा सिस्टम बना लेंगे। इसको आप पढ़ना, फिर अगले लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।